तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसने ना भारत की राजनीति में जैसे एक भूचाल ही ला दिया था। एक ऐसी कहानी जहां इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को उनके पद पर रहते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। तो सवाल यही है कि आखिर एक मुख्यमंत्री को एक ऐसे घोटाले के लिए कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है जिसमें सरकार का खजाना खाली होने की बजाय उल्टा और भर गया था। आज की इस कड़ी में हम इसी पहेले को समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी शुरुआत हुई 21 मार्च 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ। अच्छा, इस पूरी कहानी को ना ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में तोड़ा है। पहले देखेंगे कि आपका राजनीतिक कद कैसे बढ़ रहा था, फिर उस विवादित शराब नीति की बात करेंगे, फिर आएगा पीएमएलए कानून का ब्रह्मास्त्र, इसके बाद देखेंगे अदालत ने क्या कहा, और आखिर में इस सब का राजनीतिक नतीजा क्या निकला। तो देखिए, कहानी की शुरुआत शराब नीति से नहीं होती, बल्कि ये कहानी शुरू होती है आम आदमी पार्टी यानी आप के बढ़ते हुए राजनीतिक सफर से। इस कहानी में 3 ऐसे मोड़ आते हैं जिन्हें खतरे की घंटी की तरह देखा गया। पहला, फरवरी 2020 में दिल्ली में 70 में से 62 सीटें जीतना। फिर मार्च 2022 में पंजाब में 117 में से 92 सीटें लेकर सरकार बनाना। और तीसरा, अप्रैल 2022 में जब आपने ऐलान किया कि वो बीजेपी के गढ़ गुजरात में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब आपकी ये जो सफलता थी, उसके पीछे था उनका गवर्नेंस का एक नया मॉडल। उनका पूरा फोकस था सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को सुधारने पर, और इसका असर भी दिख रहा था। उनके मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ तो संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव तक ने की। यहाँ तक कि अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी उनका हैप्पीनेस करिकुलम देखने दिल्ली आईं। मतलब इसकी चर्चा सिर्फ देश में नहीं, दुनिया भर में हो रही थी। तो ये तो हुआ राजनीतिक माहौल। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो इस पूरे विवाद के केंद्र में है, दिल्ली की शराब नीति। देखिए, पहले क्या था, दिल्ली में शराब सिर्फ सरकारी दुकानों पर बिकती थी, लेकिन नवंबर 2021 में आई नई पॉलिसी और इसने सब कुछ बदल दिया। अब शराब बेचने के लिए प्राइवेट लाइसेंस दिए जाने लगे। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प या कहिए सबसे हैरान करने वाला मोड़ आता है। जिस पॉलिसी को घोटाला कहा जा रहा था, उस पॉलिसी के लागू होने के बाद सरकार का राजस्व मतलब कमाई 27% बढ़ गई। टारगेट था करीब 7,041 करोड़ का और असल कमाई हुई 8,900 करोड़। तो फिर जांच शुरू कैसे हुई? देखिए, सबसे पहले दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट उपराज्यपाल यानी एलजी को दी। इस रिपोर्ट में नियमों के उल्लंघन का आरोप था। फिर एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए और बस सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बना दिया गया आरोपी नंबर 1। अब इस जांच में सीबीआई के बाद एंट्री होती है ईडी की, और साथ में आता है एक ऐसा कानून जिसे कई लोग ब्रह्मास्त्र कहते हैं, एक बहुत ही ताकतवर और विवादित कानून। ये कानून है पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब ये कानून बनाया तो गया था ड्रग्स की तस्करी और आतंकवाद को मिलने वाले पैसे को रोकने के लिए, लेकिन इस केस में इसका इस्तेमाल हुआ। तो इसे ब्रह्मास्त्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कानून एक बहुत बड़ा बदलाव कर देता है। आमतौर पर जब तक कोई दोषी साबित ना हो जाए, उसे निर्दोष माना जाता है, लेकिन पीएमएलए में जमानत लेने के लिए आरोपी को खुद को बेकसूर साबित करना पड़ता है, और इसी वजह से इस कानून के तहत जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और फिर शुरू हुआ गिरफ्तारियों का सिलसिला। 2 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की लगभग पूरी टॉप लीडरशिप जेल में थी। मई 2022 में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, फिर विजय नायर, फिर फरवरी 2023 में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, और आखिर में मार्च 2024 में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो सालों की जांच, इतनी सारी गिरफ्तारियां, इसके बाद आखिरकार ये मामला अदालत की दहलीज पर पहुंचा। तो चलिए अब देखते हैं कि कोर्ट में क्या हुआ और जज ने क्या फैसला सुनाया। और अदालत का फैसला बेहद तीखा था। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये पूरा मामला न्यायिक जांच के सामने टिक ही नहीं पाया और पूरी तरह से बेबुनियाद साबित हुआ है। कोर्ट ने एक एक करके प्रोसिक्यूशन के हर सबूत की धज्जियां उड़ा दी। जैसे मनी ट्रेल के सबूत के तौर पर क्या पेश किया गया? पेंसिल से लिखे हुए कुछ कागज, जिसे कोर्ट ने विश्वसनीय नहीं माना। गवाहों के बयानों को भी खारिज कर दिया गया।
और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने पाया कि जो सबूत आरोपी के पक्ष में थे, उन्हें 14,000 से ज्यादा ईमेल्स में जानबूझकर छिपा दिया गया था। बात यही नहीं रुकी। अदालत ने इस पूरी जांच को एक पहले से सोची समझी कहानी और एक कोरियोग्राफ किया गया ड्रामा तक कह दिया। और तो और, जांच करने वाले अफसर के खिलाफ ही जांच बिठाने का आदेश दे दिया। अच्छा, तो फिर उस सबसे बड़े आरोप का क्या हुआ कि इस पूरे कथित घोटाले के किंगपिन यानी सरगना तो अरविंद केजरीवाल थे? इस पर भी अदालत ने गौर किया। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का नाम तो चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जाकर सामने आया और इस बात का कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका कि वो साजिश की किसी भी मीटिंग में मौजूद थे। तो कोर्ट का फैसला तो साफ था, लेकिन इसका राजनीतिक असर क्या हुआ? चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। देखिए, कोर्ट का ये फैसला आने से पहले फरवरी 2025 में दिल्ली में चुनाव हो गए थे और नतीजों में बीजेपी को मिली 48 सीटें और आम आदमी पार्टी को 22, यानी दिल्ली में सरकार बदल गई थी। लेकिन सीटों के अलावा जब वोट शेयर को देखा गया तो एक और ही कहानी सामने आई। बीजेपी का वोट शेयर था 45.81% और आम आदमी पार्टी का 43.55%। मतलब इतने सालों के मीडिया ट्रायल और पूरी लीडरशिप के जेल में होने के बाद भी दोनों पार्टियों के बीच वोटों का अंतर सिर्फ लगभग 2% का था। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या बताती है? स्रोत का तर्क ये है कि ये पूरा मामला एक टेम्पलेट की तरह है। मतलब एजेंसियों का इस्तेमाल करो, मीडिया में एक नैरेटिव बनाओ और चुनाव होने तक अपने राजनीतिक विरोधियों को जेल में रखो। और कहानी का अंत इस एक सोच पर होता है कि जब जुल्म और तानाशाही का सामना करना हो तो उसके खिलाफ खड़े होने के लिए बस एक सीधी रीढ़ वाले इंसान की जरूरत होती है, क्योंकि अंत में सिस्टम के अंदर बैठे किसी एक व्यक्ति की ईमानदारी ही शायद सबसे ज्यादा मायने रखती है।